हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। जैसा कि हमने आप सभी लोगों से कहा था कि हम इस नए वर्ष में आप सभी लोगों के लिए क्लास 11 और 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए, हालांकि पहले क्लास 12 को हम बेसिकली प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उन सभी लोगों का अभी एग्जाम है, के लिए हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारा यह पहला वीडियो है जिसमें कि हम आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री का अनसॉल्व क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास ये वाला अनसॉल्व पेपर है, जैसा कि हमने आप सभी लोग को बताया था। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके अब तक के आए हुए हैं, इसमें भी सबसे पहले 2022, फिर 2021, इसके बाद आगे के सभी क्वेश्चन को हम सीरियल नंबर से एक एक क्वेश्चन को कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन को हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते भी कि आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन कराएंगे। प्राय अभी हम फिलहाल में 2022 के क्वेश्चन को करा रहे हैं। 2022 का सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ये है आपका, और आप सभी लोग जानते होंगे रिड्यूस्ड सिलेबस है आपका 30%, तो उसके हिसाब से हम आप सभी लोग के क्वेश्चन को कराएंगे। यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को हम आपको करा देंगे। अरे यहाँ नहीं काम देगा तो आपको IIT JEE नीट के लिए आपको कंसेप्ट को बूस्ट करेगा। ठीक है। तो ये सभी वीडियो जो है कि क्लास 12 और जो तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वीडियो बेहतरीन होगा। ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। यानी कि वह कौन सी एकक कोष्ठिका है जिसमें कि क्या होती है, 2 परमाणु होते हैं। यह क्वेश्चन आपका है ठोस अवस्था के चैप्टर से। ठीक है। ठोस अवस्था में आप सभी लोगों ने जो है कि यूनिट सेल पढ़ा होगा। उसमें जो है कि सबसे पहले सरल या आदि यूनिट सेल पढ़े हैं। इसके बाद फिर जो है कि बॉडी सेंटर्ड पढ़े हैं, फेस सेंटर्ड पढ़े हैं, और इसके बाद फिर इंड सेंटर्ड चौथा वाला पढ़े हैं। सरल आद्य एकक कोष्ठिका का यह रूल होता है कि हर एक क्यूब के हर एक कोने पर एक एक गोले रहेंगे। ठीक है। और फिर बॉडी सेंटर्ड में यानी कि कायक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। हिंदी का नाम ना कुछ कुछ बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, इसलिए हमको भी लेने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है। ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड को बोलते हैं कायक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है कि हर एक कोने पर क्या होते हैं, एक एक गोला रहेंगे, और उसके बीच में क्या होगा, एक ठो पार्टिकल होगा, एक गोला पार्टिकल होगा। उसको गोला पार्टिकल कहे, आयन कहे, एटम कहे, मॉलिक्यूल कहे, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग बस एक गोला मान करके चलते हैं कि एक गोला रहता है। ठीक। अब अगला आता है आपका BCC के बाद FCC। FCC में क्या होता है कि हर एक कोने पर 8 रहेंगे और 2-2 एक उसके फेस पर रहेंगे। और इंड सेंटर्ड में आता है एक ठो, उसमें क्या होता है कि हर एक कोने पर जो है कि एक गोले होते हैं। और उसके बाद चलिए हम बना के दिखाते हैं। इससे ऐसे बताने पर ना आप लोग सोच रहे होंगे क्या ही बता रहे हैं माट साहब। देखिए, ये है आपका क्यूब। ठीक। इस क्यूब में आप क्या करिए कि हर एक कोने पर एक एक गोला रख दीजिए। ठीक, इस प्रकार से। ठीक। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं SCC, मतलब कि सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यू इसमें क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें देखिए क्या होता है कि हर एक कोने पर एक गोला है, तो हर एक कोने का जो गोला है इस घन के अंदर कितना भाग अपना पार्टिसिपेट करता है, तो वह होता है 1/8 भाग इस घन के अंदर अपना योगदान देता है। लेकिन कितने गोले हैं, तो कुल गोले हैं 8 गोले मिलकर के अंदर में सिर्फ एक गोले के बराबर क्या होते हैं, जाते हैं। जैसे कि इस गोले को लेंगे तो इस गोले का केवल 1/8 भाग क्या होगा, इस क्यूब के अंदर जाएगा। इस गोले का केवल 1/8 भाग। अगर आपको जो टीचर पढ़ाए होंगे ठोस अवस्था, तो उनसे आप पढ़े होते हैं, वो एज्यूम आपको कराए होंगे कि मान लीजिए घर है, उसके कोने में हर एक कोने में क्या करते हैं, एक एक बॉक्स लगाते हैं। और उस बॉक्स को ऐसा लगाना है कि वह बॉक्स क्या हो जाए, एक कोने के में लगे, उसका सिर्फ 1/8वां भाग ही इस घर के अंदर हो, बाकी 8वां भाग क्या हो, दूसरे घर में हो या फिर बाहर हो, इस घर से बाहर हो। इस प्रकार से तो हर एक कोने पर एक गोला, यानी कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ऊपर छत पर और फर्श के पास 1 2 3 4। तो इस प्रकार से 1/8 कितने हो जाएंगे, 1/8 जो है कि 8 गोले से मिलकर बनेंगे। यानी कि इसमें क्या हो जा रहा है, एक भाग पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है। अब क्या करिए, यह है क्या SCC। अब BCC में क्या होगा कि BCC में मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसका नाम होता है BCC। BCC में अब क्या होगा कि 8 गोले कोने में तो रहेंगे ही, और उसके साथ साथ
उसके बीचों बीच, यानी कि मान लीजिए हमारा घर है तो घर के बीचों बीच क्या हो जाए, एक गोला आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फिर कार्य केंद्रित एकक कोशिका, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तब इसमें देखिए इन 8 गोलों के चलते, जो बाहर है उसके चलते तो 8 गुणे 1/8 भाग पार्टिसिपेशन हो रहा है। लेकिन यह जो एक ठो ब्लैक कलर का हमने गोला बनाया है, यह गोला हमारे इस घर में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वह पार्टिसिपेट कर रहा है पूरा का पूरा 1 भाग। ठीक है, तो इसके चलते और इसके चलते मिलकर कितना पार्टिसिपेशन है इस घर में, तो 1 + 1 = 2। 2 गोले का इसके अंदर क्या है, पार्टिसिपेशन है। तब अगर इस क्वेश्चन के आधार पर इसको देखें तो यह इसका आंसर बीसीसी वाला नहीं होगा। यहाँ पर बीसीसी, अच्छा एफसीसी है, चलो कोई बात नहीं, यह एफसीसी है, एफसीसी वाला ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। ठीक है, तो यह जो है कि बीसीसी के द्वारा अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसमें पूछा कि प्रत्येक एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का मतलब होता है कि ये जो एक ठो फेस बन रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु कुल संख्या रहती है। इस मतलब कि फेस वाला नहीं है, मतलब कि वह कौन सा क्रिस्टल है, यूनिट सेल है। एकक कोष्ठिका का मतलब यूनिट सेल। प्रत्येक यूनिट सेल ऐसा कौन सा यूनिट सेल है जिसमें क्या होता है कि 2 ठो इन कार्नर के अतिरिक्त 2 और गोले क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वह बीसीसी नहीं है और एससीसी भी नहीं है। अब अगला आता है एफसीसी। एफसीसी में देखेंगे तो एफसीसी में क्या होता है, 1 गोला यहाँ, 1 गोला यहाँ, ठीक, 1 गोला यहाँ और 1 गोला यहाँ, इस प्रकार से पार्टिसिपेशन होता है। और यह इस प्रकार से रहता है कि इस गोले का आधा भाग इस क्यूब के अंदर, इस गोले का आधा भाग इस क्यूब के अंदर, इस गोले का आधा भाग क्यूब के अंदर और इस गोले का आधा भाग क्यूब के अंदर होते हैं। और कितने गोले हैं, गोले यहाँ पर है हमारे पास, अच्छा नहीं, एक और गोला होगा ना, एक तो फेस यहाँ, एक फेस यहाँ, यहाँ पर इस प्रकार बनता है। चलिए इसको अभी हम एक बार और बनाते हैं, इसको आप लोग एक बार समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। ठीक है, बीसीसी को हम यहाँ पर फिर से बना रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि हर एक कोने पर एक एक गोला होगा, 5, 6, 7 और 8। ये बन गया क्या, ये बन गया आपका एससीसी बन गया, जिसमें कि हर एक गोले से 1/8 भाग पार्टिसिपेट हो रहा है, तो यह चीज आ रहा है। अब देखिए क्या होगा कि एक फेस ये है इसका, तो एक गोला यहाँ बना दो, एक गोला यहाँ बना दो। कितने फेस है, एक दीवार, एक घर में के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। एक छत और एक फर्श, एक इधर का दीवार, एक इधर का दीवार, एक सामने का दीवार और एक पीछे का दीवार, 6 फेस होते हैं। तो हर 6 फेस पर एक एक गोला टिका दीजिए, 1, 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक, अब देखिए एक यहाँ अंदर का फेस है, ये देखिए इधर वाला फेस है, एक यहाँ का। अब हम इसको 3D में नहीं बता पा रहे हैं। अब देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बोर्ड हमारा 2D है तो इसको हम 3D में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से गोला पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें क्या है, इसमें यहाँ आधा और इसका आधा इस क्यूब के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा इस क्यूब के अंदर, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा इस क्यूब के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तब इस आधार पर हम देखेंगे तो इसका फेस एफसीसी का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, 1/8 भाग इस कोने से, ठीक, और 3, और देखिए कितने फेस है, 6 फेस है। और एक गोले का कितना भाग पार्टिसिपेट हो रहा है, 6 फेस है, नहीं 6 गोले, और 6 गोले का मतलब कि एक गोले का कितना भाग पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट मतलब योगदान कर रहा है, 1/2। ठीक, 6 × 1/2 = 3, तो 1 + 3 = इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि क्या चीज 4 हो जाएगा, पार्टिसिपेशन बाई एटम, एटम के द्वारा कितने पार्टिसिपेट है। तो देखिए बीसीसी भी इसका ऑप्शन, मतलब कि एफसीसी भी इसका ऑप्शन नहीं होगा और न ही एससीसी होगा। ठीक है, तो मतलब कि 2 परमाणु होने चाहिए ना, हमने तो यहाँ पर 6 परमाणु बना दिए, तो इसका भी नहीं होगा। अब देखते हैं ईसीसी, हमने देखा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और फिर ईसीसी। आप लोग देखते हैं कि ईसीसी में क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग देखिए। हमने इसमें एक क्वेश्चन नहीं बताया, इसमें हमने आपको 10-12 क्वेश्चन हमने करा दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप इसके मदद से ही आप लोग 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं अगला ईसीसी का स्ट्रक्चर। देखिए ईसीसी का मतलब होता है इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका इसका नाम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी 2 फेस पर एक एक गोला और हर एक कोने पर एक एक गोला, तो मतलब कि 4 गोले, 8 गोले ये रहेंगे और इसके बाद कोई भी फेस, इसको ले लीजिए या इसको,
ऊपर या नीचे का या फिर आगे या इस बोर्ड के पीछे का। तो हमने इन्हीं दोनों को ले लिया है। ठीक है, तो ये दोनों गोले क्या कहलाएंगे, ये दोनों गोले कहलाएंगे इन द सेंटर। मतलब कि दोनों क्या है, एक इस अंत पर है और एक इस अंत पर है। दीवार हमारा क्या होता है, घर का अंत ही तो होता है। तो हमारा क्या है, यह इन द सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यह कहलाता है। यानी कि यह क्या होता है, ईसीसी है। इसी यानी कि यह वाला ऑप्शन सही होगा। क्या है, प्रति एकक कोष्ठक में 2 परमाणु कुल संख्या रहती है। वह कौन सा परमाणु है जिसमें कि 2, मतलब वह कौन सा एकक कोष्ठिका है जिसमें 2 परमाणु होते हैं, तो वह है आपका ईसीसी। ईसीसी में क्या होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। एक इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी है, इरविन क्रिश्चियन कॉलेज, मतलब कॉलेज है, उसका नाम है इरविन क्रिश्चियन कॉलेज, लेकिन वो नहीं है। ये चीज इस प्रकार से होता है। तब अब हम इसके आधार पर इसमें हम देखें कि कितने परमाणु इस क्यूब के ईसीसी में योगदान करते हैं। तो देखिए इन 8 कोने के चलते 8 गुणे में 1/8 बराबर 1। और इसके चलते देखिए 2 फेस पर क्या है, एक गोले है, इसका आधा भाग और इसका आधा भाग इस क्यूब के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 गुणे में 1/2 बराबर 1। 1 और 1 बराबर 2। यह 2 जो आया है, यह 2 ये वाला 2 नहीं है। ठीक है, यह जो 2 है वह ये वाले 2 है। ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ था, इसलिए इसको हमें अच्छे से बताना जरूरी था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप लोग विलयन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपके लिए एकदम हुआ क्वेश्चन है। हुआ का मतलब एकदम ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि यदि 400 ml विलायक में 7 ग्राम NaOH घोला जाए, यानी कि 400 ml विलयन में, सॉरी विलायक में विलयन है, 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घोला गया है, तो उस विलयन की सांद्रता बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ख नंबर का क्वेश्चन है कि 400 ml विलयन में, ठीक है, 7 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया है, तो इस विलयन की हमें सांद्रता बतानी है, मोलरिटी में। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि मोलरिटी का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। मोलरिटी का फार्मूला होता है W मोल अपान आयतन। मोल अपान आयतन पर लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, W/m × V। V किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें W दे दिया है और V भी दे दिया है, हमें बस M का वैल्यू निकालना है। M का मतलब क्या है, जहां W क्या है, पदार्थ का ग्राम में भार, M क्या है, पदार्थ का अणु भार, और V क्या है, V जो है कि आपका विलयन का आयतन है। ठीक है, तब इस आधार पर हम इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। NaOH का अणु भार क्या होता है, हम लोग जानते हैं 23 + 16 + 1 बराबर 40 होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 7/40 गुणे में 400 ml है, इसको हमें लीटर में बताना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4। यह किसमें बदल गया, लीटर में बदल गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/16। ठीक, 7/16 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.437 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये वाला आपका आंसर आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसी आधार पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यह रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह क्वेश्चन है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है। वेग स्थिरांक होता है रेट बराबर k और a। ठीक है, a के पावर n, यह होता है क्या आपका फार्मूला होता है। और रेट के लिए हम लिखते हैं dx/dt। ठीक, और k a के पावर n। अगर यह a के पावर n का मतलब कि 0 1 2 3 यह क्या होता है, यह कोटि की संख्या होती है, जितनी कोटि होगी उसके लिए। ठीक है, और ये भी किस में रहता है, ये भी dx/dt में ही रहता है। ये भी किस में रहता है, ये भी dx/dt में ही रहता है। ये dx/dt में रहता है, 0 1 2 3 इसकी संख्या होती है। तब अगर हम k की वैल्यू निकाले तो k की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, dx/dt
a के पावर n लिख देंगे। ठीक है, यह लिखते हैं हम। अब देखिए, अब हम इसमें हम करते क्या है, dx अपान dt को, dx को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं, मोल, ठीक है, प्रति लीटर। और t क्या है, t अपना हमारा समय है सेकंड में, t हमेशा हम सेकंड में लेते हैं तो इसको डायरेक्ट सेकंड लेते हैं, सेकंड के पावर माइनस नहीं, या फिर जब इसको हम हटा देंगे अपान को तो सेकंड के पावर -1 हो जाएगा। ठीक, और यह a के पावर इतना ये हो जाएगा, मोल प्रति लीटर के पावर n हो जाएगा। ठीक है, यह n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिए, अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा तब यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब उस केस में हम लिख सकते हैं मोल लीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -1 अपान, और यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रति लीटर के पावर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तब ये कोई भी कैंसिल नहीं होगा। तब उस केस में इसका वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, शून्य कोटि का विक्रिया के लिए इसका वेग स्थिरांक हो जाएगा मोल प्रति लीटर सेकेंड पर पावर -1। इसका जो है क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर प्रथम कोटि के लिए अगर हम बात करें तो प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि के लिए हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन हो जाएगा आपका मोल प्रति लीटर सेकेंड पर पावर -1, और फिर ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो ये मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट जाएगा और क्या बचेगा, सेकेंड पर पावर -1 बच जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मोल प्रति लीटर के लिए सेकेंड पर पावर -1। अब थोड़ा और आगे की बात करें, अगर हम सेकेंड कोटि का विक्रिया ले लें तब उस केस में यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 2। तब यहाँ पर मोल प्रति लीटर का क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर और लीटर पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तब यह कटेगा इससे, एक तो ये और ये 2 से ये 1 में हो जाएगा, और यहाँ पर लीटर के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोल, अब ये ऊपर जाएगा और हर से जो है अंश में जाएगा, मोल पर इनवर्स लीटर और सेकेंड पर पावर -1 हो जाएगा। यह किसके लिए वेग स्थिरांक हो जाएगा, यह वेग स्थिरांक हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन करें तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा मोल पर पावर -2 लीटर के पावर स्क्वायर, और फिर सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। और अगर हम n ऑर्डर के लिए बात करें, n ऑर्डर के लिए, तब ये हो जाएगा, देखिए हम जब सेकेंड ऑर्डर लिए तो ये आ गया, एक तो घट गया, मतलब कि मोल पर पावर -1 है, मतलब एक घट गया। और यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के लिए तो मोल पर पावर -2 हो जाएगा। और अगर हम n ऑर्डर के लिए लेंगे तो इसका हमारा यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोल पर पावर n-1, और फिर लीटर के पावर में भी क्या हो जाएगा, मोल पर पावर -n-1 होगा। ठीक है, मोल के पावर -n-1, और यहाँ पर लीटर पर क्या हो जाएगा, लीटर पर हो जाएगा आपका n-1 और सेकेंड के पावर -1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो हमने हमारा इस क्वेश्चन के लिए अगर यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पर पावर -1, जो कि आपका आया हुआ है क्या, वेग स्थिरांक। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है अगला वाला आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन कहाँ से थे, ये तीनों क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया, एक ठो किए हमने जो है कि ठोस अवस्था से, दूसरा क्वेश्चन हमने किया विलयन चैप्टर से, और तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर से। ठीक है, अब अगला आपका क्वेश्चन है कि बेंजेमाइड को अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। ठीक, इसका जल अपघटन हमेशा कैसे होता है, अम्लीय जल अपघटन हम कराते हैं, C6H5CO और NH2, यह है बेंजेमाइड। अगर हम इसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन, किसके प्रेजेंस में, अम्ल के प्रेजेंस में, तो यह क्या बनता है, तो इसका जो बनता है प्रोडक्ट हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यह है H+, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो तुरंत क्या होगा, तुरंत यह जो है कि अपना इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करता है, इसके साथ तो रेजोनेंस करता ही है, वह बात अलग की बात है कि यह रेजोनेंस करता है, लेकिन ये H+ पहले इस पर अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बन जाएगा, यहाँ अटैक करके बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O और NH3+
प्लस चार्ज बन जाएगा। ठीक है, और जब ये प्लस चार्ज बन गया तब ये क्या होगा, यहाँ से अमोनिया बन करके निकलेगा, -NH3 बन करके निकलेगा और ये हो जाएगा क्या, अब यहाँ पर यह जो है कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा कार्बोकैटायन बना, अब इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का लोन पर इस पर अटैक करेगा। अब जब यह लोन पर अटैक करेगा तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा आपका C और फिर यह O माइनस OHH। ठीक है, यह बन जाएगा। अब जैसे यह हटा था वैसे यह आ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और जब यहाँ से -H प्लस निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O और OH, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड यह बन जाएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि इसके द्वारा जो आपका प्रोडक्ट में दिया है, आप सब ने दिया है इस पर कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। क्वेश्चन है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, क्या बनाता है, तो बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट, एथेनोइक अम्ल। तो इसमें से जो है कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बेंजोइक अम्ल यहाँ पर हमारा बनता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह नेम रिएक्शन से पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेम रिएक्शन आप सभी लोग को याद करना पड़ता है और समझना पड़ता है। थोड़ा सा मतलब कि जो हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह उसी पर आधारित होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या कर देता है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके देता है। ठीक है, तब इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि RNH2, ठीक है, यानी कि क्या है, यह एमीन है, इस पर हमको रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म का और किसके प्रेजेंस में, KOH एल्कोहलिक के प्रेजेंस में, इसका हमको रिएक्शन कराना है। तो यह प्रोडक्ट जो बनेगा यह क्या बनेगा और इसका इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो देखिए इसमें जो है कि 4 नाम दिए गए हैं। पहला नाम है गाटरमान अभिक्रिया, दूसरा नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तीसरा नाम है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया और चौथा नाम है स्मिथ अभिक्रिया। लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं गाटरमान अभिक्रिया, ठीक, गाटरमान अभिक्रिया। फिर दूसरा रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक। तीसरा रिएक्शन है आपका हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। यह सब हम आपको बारी बारी करके पूरा का पूरा अभिक्रिया हम आपको बता देंगे। ठीक है, आज इसका हम बस एक ठो पार्ट बताने जा रहे हैं, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और फिर चौथा रिएक्शन है आपका स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया। ठीक है, तब देखिए जब इस पर इसका अटैक होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद करने का कि जब एमीन पर क्लोरोफॉर्म का अटैक होगा KOH एल्कोहलिक के रूप में, तो यह बनता है RNC एल्किल। यह जो है कि क्या बनता है, RNC एल्किल आइसोसाइनेट, इसका नाम है आपका एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किन आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है इसको आपको नहीं जानना है, यह आपके सिलेबस में नहीं है। एल्किल आइसोसाइनेट बनता है और ये क्या रहता है, यह रहता है अत्यंत दुर्गंधमय यौगिक होता है, अत्यंत दुर्गंधमय यौगिक। ठीक है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यह चीज बनता है कब, जब एमीन पर कौन सा एमीन होना चाहिए, 1 डिग्री एमीन होना चाहिए। हमेशा यह चीज ध्यान में रखेंगे कि 1 डिग्री एमीन के साथ ही यह अभिक्रिया होगी, 2 डिग्री एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन के साथ यह अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, जब 1 डिग्री एमीन पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तब हमारा प्रोडक्ट बनता है RNC। इसको हम लोग कहते हैं एल्किल आइसोसाइनेट, इसको नाम पढ़ते हैं एल्किल आइसोसाइनेट नाम होता है। और ये क्या होता है, अत्यंत दुर्गंधमय यौगिक होता है, इसका दुर्गंध बहुत ज्यादा होता है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा इसका, कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसका नाम होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्प। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसमें इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि आपको हमें चारों ऑप्शन लिखने पड़ते हैं। चारों ऑप्शन लिखने में मतलब समय बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए हम बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। उसके आपको ऑप्शन को हम नाम बस पढ़ दिया करेंगे, आप लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोग जब कंसेप्ट जानते हैं तो नाम आप लोग अपने से पढ़ भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका छठवां वाला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरएनए में उपस्थित बेस कौन सा है, आरएनए में उपस्थित क्षार कौन सा है। डीएनए आरएनए आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, बायोलॉजी के जो बैकग्राउंड के बहुत अच्छे जानते भी होंगे और जान भी सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला, ट्रिक होता है कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। डीएनए में आपका जो क्षार पाए जाते हैं वह कौन सा होता है, डीएनए का क्षार आप लिख देते हैं, डीएनए में उपस्थित क्षार। इससे जो है कि आपके अनगिनत प्रश्न जो है कि कर सकते हैं आने वाले भविष्य में भी। उपस्थित क्षार कौन कौन से होते हैं, ATGC, ठीक है। और आरएनए में उपस्थित क्षार कौन कौन से होते हैं, आरएनए में उपस्थित क्षार कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं AUGC, ये होते हैं, ठीक है, इस रूप से। तो देखिए ए से इसका नाम होता है एडिनिन, और टी से नाम होता है थाइमीन, ठीक है। और फिर जी से नाम होता है ग्वानिन, और सी से नाम होता है साइटोसिन, इसका नाम होता है, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, बस इस टी की जगह पर दूसरा चीज आ जाता है और इस दूसरे चीज का नाम होता है यूरेसिल, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, यूरेसिल होता है। इतने क्षार जो है कि पाए जाते हैं। तो देखिए एक चीज और ध्यान देंगे कि एडेनिन हमेशा क्या होगा, कोई भी डीएनए का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो यही चारों बेस पाए जाते हैं। जो अभी कोरोना आया था ना, तो उसमें हम लोग इसका कोरोना में हम जीनोम सीक्वेंसिंग एक करते थे। तो उस जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, इसी का क्रम जो है कि उलट पलट करके करते हैं। लेकिन इस उलट पलट में आप सभी लोग को ध्यान देना होगा कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही बांड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बांड बनाएगा। कुछ भी हो जाए ये दोनों का सीक्वेंस जो है कि नहीं बदलेगा। एक बात और ध्यान देंगे कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में हमेशा डबल बांड रहेगा और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बांड रहेंगे। इसी प्रकार से इसमें एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ बांड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बांड बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक। तब देखिए यह जो है कि इस प्रकार से आपका बनता है। आपके क्वेश्चन में है कि आरएनए में कौन सा उपस्थित है, तो इसके लिए 4 विकल्प बोल दे रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान सुन लीजिएगा। देखिए आप इसको अगर जानते रहे तो बस विकल्प के आधार बता देंगे। देखिए पहला विकल्प है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। देखिए थाइमीन आ गया, जब थाइमीन आ गया तो यह ऑप्शन नहीं होगा। एडेनिन मतलब कि ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। देखिए ग्वानिन, साइटोसिन और फिर थाइमीन और यूरेसिल, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें एडेनिन गायब है। तीसरा ऑप्शन है साइटोसिन, थाइमीन, एडिसिन और एडिसिन इसमें दिया, एडेनिन होगा। और फिर यूरेसिल, ये भी नहीं है। अब देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, या इसका वाला डी वाला ऑप्शन सही है। हमारे जो अनसॉल्व है, आप भी यही वाला उम्मीद करते होंगे, इसमें भी क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन के साथ, लेकिन हमेशा एडेनिन और ग्वानिन एक साथ नहीं बांड बनाएंगे। एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बांड बनाएंगे, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन होते हैं। ये था आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सिर्फ 1 नंबर के आते हैं और हमने आपको इसमें 70 नंबर में 6 नंबर के क्वेश्चन आपको बता दिए। और यह इसी में नहीं, यह अनगिनत बार आए हुए हैं, तो आपको हो सकता है इस बार भी टपक जाए, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आप 3-4 साल के अनसॉल्व क्वेश्चन को कर जाते हैं ना, तो आपको जो है कि एग्जाम में जो है कि 50+ में नंबर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले नए किसी अनसॉल्व क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।